होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 27 के बारे में पढ़ा था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। सेक्शन 28 आईपीसी डिफाइन करता है काउंटरफीट को। काउंटरफीट का अगर हम लोग हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है नकलीकरण, यानी कि किसी की कॉपी कर ली, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के। सो अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। कॉपी तो कर ही रहा है सामने वाले को, लेकिन जिस सामने वाले को कॉपी कर रहा है ये सोच करके कॉपी कर रहा है ताकि उसको लॉस हो जाए इस चीज से, यानी कि उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और knowing it to be likely that deception will be thereby be practiced। इसे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं ताकि ये जो इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, ये थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर आप लोगों ने बेयर एक्ट अभी तक नहीं उठाई है तो प्लीज उसे उठा लीजिए, बिकॉज दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना समझ में नहीं आएगा, उससे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लो कि दो आर्टिस्ट हैं, ठीक है। मान लो कि दो आर्टिस्ट हैं, ठीक है। एक ने बनाई पेंटिंग, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई, ठीक है। दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक ने बनाई पेंटिंग, बहुत बढ़िया इसने कोई पेंटिंग बनाई है, ठीक है। अब क्या होता है, ये दूसरे को दिखाता है कि ये देखो मैंने ऐसी पेंटिंग बनाई है एंड ऑल दैट। तो ये कहता है कि हाँ बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब उसके बाद ये जो दूसरा वाला आर्टिस्ट है ये जाता है अपने घर और इसको लगता है कि चलो मैं भी बना करके देखता हूं। अब वो बनाता है और वैसे ही पेंटिंग बन जाती है, ठीक है। थोड़ी पेंटिंग रिजेंबल कर जाती है, कॉपी हो जाती है। इसके दिमाग में आया इंटेंशन मैटर करती है यहाँ पर, ठीक है। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस, इंटेंशन मैटर करती है। अगर इसने ऐसे ही सोचा है कि यार उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, मैं भी कॉपी करके देखता हूँ, क्या पता मेरी भी बन जाए, तो बन जाए, क्या पता मेरी भी बन जाए। ऐसे तो प्रैक्टिस उसको करने दो, कितनी भी प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन अगर अब ये इस इंटेंशन से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है और बन जा रही है कि उसको अब मार्केट में वो बेच देगा उससे पहले, और मतलब उसने पहले नहीं बेची, इसने पहले नहीं बेची, अब ये पहले ही जाकर के बेच देगा, तो किसका पेटेंट हो गया? ऑब्वियस सी बात है, सेकंड आर्टिस्ट का पेटेंट हो गया। अब जब जो पेंटिंग ये बेच चुका है वही सेम पेंटिंग अगर ये अब ये करेगा तो क्या इस पे जो ओरिजिनल वाले का क्या हो जाएगा? क्योंकि ओरिजिनल वाले ने करा है कॉपी। थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, तो चलो वहीं पे आते हैं। ये गया घर, इसने प्रैक्टिस करी, इसकी पेंटिंग वैसी ही बन गई। इसने एक लेडी की पेंटिंग बनाई थी, किसी की भी पेंटिंग बनाई थी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये गया घर, इसने प्रैक्टिस करी, इसकी बन गई पेंटिंग वैसी ही सेम। अब इसके दिमाग में आया कि अगर मैं यार इसको बेच दूं उससे पहले तो मुझे मिल जाएगा पैसा, खूब सारा मिल जाएगा, इतनी सुंदर पेंटिंग बनी है, मुझे पैसा मिल जाएगा। ये जाता है बेच देता है। अब क्या हुआ, आइडिया किसका था? इसका था। नुकसान किसको हुआ? इसको हुआ, क्योंकि पेंटिंग इसने पहले बेच दी। तो जो पेटेंट हो गया वो कौन हो गया? ये, ठीक है। पेटेंट हो गया इसके ऊपर। आइडिया किसका था? इसका था। इसका आइडिया चुरा करके इसने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बेच दी। लॉस भी किसको हो रहा है? पहले वाले आर्टिस्ट को। लोग तो यही समझ रहे हैं, जबकि ये ओरिजिनल है, जबकि ये ओरिजिनल है। तो अब ये इस पे करेगा केस काउंटरफीट का। हियर कम्स काउंटरफीट, नकलीकरण, यानी कि ये मेरी ओरिजिनल पेंटिंग थी, इन्होंने कॉपी करके बनाई और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि इल्यूजन कि ये इनकी ओरिजिनल पेंटिंग है, इनके दिमाग का आइडिया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं काउंटरफीट। अब दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं बेयर एक्ट में, तो अगर आप लोगों ने, फिर से मैं कह रही हूँ, बेयर एक्ट नहीं है तो खरीद लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज देखिए कि एक्सप्लेनेशन 1 दिया हुआ है, इट इज नॉट इसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो इमिटेशन है वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट हो, सेम टू सेम। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो, ये चीज कुछ भी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बुक है, ठीक है, मतलब दो बुक के ऑथर हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक ने बुक लिखी,
दूसरे ने, अभी वो बुक पब्लिश नहीं हुई है, जिसका ओरिजिनल आइडिया उसने भी बुक लिखी है, अभी वो पब्लिश नहीं हुई है, इनको भी हम लोग फ्रेंड्स मान लेते हैं। दूसरे वाले ने दिखाई, मतलब फर्स्ट वाले ने दिखाई इसको कि ये देखो मैंने ऐसी ऐसी बुक लिखी है ऑल दैट। अब दूसरे वाले के दिमाग में आया कि इसको करते हैं डिसीव। अब वो क्या करेगा, उसने भी वही सेम चीजें लिखी जो उसने लिखी हुई है और उसकी हेडिंग चेंज कर दी। मान लो कि बुक का कुछ नाम चेंज कर दिया, ठीक है, या अंदर की जैसे हेडिंग्स होती है, चैप्टर्स होते हैं, उनका नाम चेंज कर दिया, अंदर का कंटेंट बिल्कुल सेम है। इसे भी हम लोग, अब यहीं पे एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि पूरा इमिटेशन एग्जैक्ट ही हो। अगर ऐसा भी कोई कर रहा है कि केवल हेडिंग चेंज कर दी, चैप्टर के नाम चेंज कर दिए, या एज पर द एग्जाम्पल आपने बुक का नाम चेंज कर दिया, तो भी आप ये काउंटरफीट ही माना जाएगा, क्योंकि कॉपीराइट किसका है, पेटेंट कौन है, पहला वाला ऑथर, आपने उसको कॉपी किया है। ओरिजिनल कौन है, पहला वाला ऑथर। अब हम लोग एक एक्सप्लेनेशन सेकंड देखते हैं कि व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट द पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयरबाय। पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर दूसरे की चीज रिजेंबल करी है, यानी कि कॉपी करी है, और ऐसा रिजेंबलेंस हुआ है कि सामने वाले को, जिसका ओरिजिनल चीज है, उसको डिसीव हुआ है, वो उसको उसके साथ चीटिंग हुई है, इट शैल बी presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है, उस वक्त मान लेती है पहले से ही, जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव्ड ना हो। कॉन्ट्ररी प्रूव्ड का क्या मतलब है, कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अंटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड कोर्ट प्रिज्यूम्स दैट कि जो अक्यूज्ड है, द पर्सन हु इज अक्यूज्ड, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसने कॉपी किया है, ठीक है, उसने रिजेंबलेंस कॉज करी है, उसने सामने वाले का मैटर चोरी किया है, ठीक है। अब इसी केस में अगर हम कहें तो अगर ये केस अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम कर लेगी कि जो सेकंड आर्टिस्ट है, जब तक ये अपने आप को निर्दोष साबित ना कर दे, पूरे सबूतों के साथ जब तक ये अपने आप को निर्दोष साबित ना कर दे, तब तक कोर्ट यही मानती है कि ये जो आर्टिस्ट है, इसने इसका भाई जो आइडिया है, जो ओरिजिनल आइडिया है, वो चोरी किया है। एक्सप्लेनेशन 2 बस इतना ही कहता है कि until contrary is proved court presumes that the accused has done counterfeटिंग। सो आई होप आप लोगों को काउंटरफीट समझ में आ गया होगा। हिंदी में मैं फिर एक बार बता देती हूँ, नकलीकरण, यानी कि किसी ओरिजिनल चीज का किसी ने कॉपी किया है, उसको रिजेंबल किया है। सबसे पहला क्या एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ा कि एग्जैक्ट नहीं होगा तो भी उसको काउंटरफीट ही कहेंगे। हेडिंग चेंज कर दी, कुछ चैप्टर अंदर के चेंज कर दिए, बुक का वो चेंज कर दिया, ठीक है, लोगो वगैरह चेंज कर दिया, तो उससे भी जरूरी नहीं है कि इमिटेशन एग्जैक्ट हो। और दूसरा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि दूसरे वाले आर्टिस्ट ने काउंटरफीटिंग नहीं किया है या कॉपी नहीं किया है, तब तक कोर्ट यही प्रिज्यूम करती है कि काउंटरफीटिंग हुई है, यानी कि जो अक्यूज्ड है, जो सेकंड आर्टिस्ट है, जिसके ऊपर केस हुआ है, उसने काउंटरफीटिंग करी है, यानी कि रिजेंबलेंस कॉज करी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट, एंड थैंक यू सो मच।